हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम सभी लोग क्लास 12 के चैप्टर जेनेटिक्स के सेकेंड चैप्टर से जो एक चैप्टर वंशागति का आणविक आधार है, जिसे हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, उस चैप्टर से एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है ये एक ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट यानी जिसे हम रूपांतरण प्रयोग या फिर ग्रिफिथ का प्रयोग कहते हैं, जो एक आनुवंशिक पदार्थ के लिए ठीक है एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया था कि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। और इसे लेकर सबसे पहले ग्रिफिथ ने एक प्रयोग करके सिद्ध किया था कि आनुवंशिक पदार्थ किस प्रकार से माइस के अंदर वर्क करता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की जो हमारी टॉपिक है, जिसे हम ग्रिफिथ के प्रयोग के रूप में पढ़ेंगे, जिसे हम एक्सपेरिमेंट ऑफ ग्रिफिथ यानी ग्रिफिथ का प्रयोग या फिर इसे हम ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट या रूपांतरण प्रयोग हिंदी में कहते हैं। इसके बारे में समझेंगे कि रूपांतरण प्रयोग क्या है या ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जो ग्रिफिथ ने सिद्ध करके बताया था कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है। साइंटिस्ट जिनका पूरा नाम फ्रेडरिक ग्रिफिथ है, शॉर्ट फॉर्म में हम इन्हें ग्रिफिथ कहते हैं। इन्होंने ईयर 1928 में चूहों के ऊपर बैक्टीरिया को लेकर उन बैक्टीरिया के साथ जीवाणुओं के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया था और ये सिद्ध करके बताने का प्रयास किया था। जब हम उस समय इस प्रकार से अनुमान लगाते थे कि सेल के अंदर कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं, कुछ पदार्थ हैं जो जीवों के अंदर पहुंचकर उन कैरेक्टर्स को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। यानी आज का जो बायोलॉजी है, हम वर्तमान समय में देखें, थोड़ा सा हम इस बात को आपको समझाने का प्रयास करते हैं तो आप ये जानते हैं अच्छे से बायोलॉजी पढ़ने के दौरान कि जो कुछ भी मटेरियल्स या पदार्थ एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाने वाला है, जो हमारे लक्षणों को ले जाता है, वह मटेरियल हमारी सेल के अंदर पाया जाने वाला एक न्यूक्लिक एसिड डीएनए होता है। बट इन ईयर 1928 में ये सारे वैज्ञानिकों के रूप में जो एक संदेह बना हुआ था कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जो अगली पीढ़ी में जाता है, नेक्स्ट जनरेशन में जाता है और फिर वो जाकर अगली पीढ़ी में नए मटेरियल्स के रूप में नया ठीक है लक्षण उत्पन्न करता है, यानी जेनेटिक मटेरियल क्या है, इससे संदेह था। तो ग्रिफिथ ने एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम ग्रिफिथ है। इन्होंने फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1921 में माइस के साथ बैक्टीरिया लेकर प्रयोग किया था कि किस प्रकार से डीएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। इस एक्सपेरिमेंट को हम ग्रिफिथ का प्रयोग या ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट या रूपांतरण प्रयोग कहते हैं। सबसे पहले ध्यान से सुनेंगे, ग्रिफिथ ने बैक्टीरिया लिया, जिस बैक्टीरिया के थ्रू ये पूरा प्रयोग किया है, जीवाणु लिया था, उस जीवाणु को हम सामान्यतः डिप्लोकोकस निमोनी कहते हैं। ये डिप्लोकोकस निमोनी बैक्टीरिया होते क्या है? वास्तव में डिप्लोकोकस निमोनी बैक्टीरिया एक ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे शरीर में एक रोग उत्पन्न करते हैं फेफड़ों में, जिसको हम निमोनिया रोग कहते हैं। यानी मनुष्य के शरीर में होने वाला निमोनिया रोग जो फेफड़ों का एक संक्रमण है, वह एक बैक्टीरिया के कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है, जिसको हम डिप्लोकोकस निमोनी कहते हैं। मेरी बात को कंसंट्रेट होकर सुनेंगे, एक एक टर्म्स आपके क्लियर होते जाएंगे। क्या देखा गया कि बैक्टीरिया डिप्लोकोकस निमोनी माइस के कंप्लीट एक्सपेरिमेंट के पहले ग्रिफिथ ने इस बैक्टीरिया को लिया और ये देखा कि यह बैक्टीरिया मनुष्य के फेफड़ों को संक्रमित करता है और मनुष्य के शरीर में रोग उत्पन्न करता है। ग्रिफिथ ने और भी चीजें देखी। क्या देखा कि बैक्टीरिया की दो विशिष्ट स्पीशीज है। एक बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनकी जो सेल वॉल है वो स्मूथ है, ध्यान से समझना। एक बैक्टीरिया है जिनकी सेल वॉल स्मूथ है यानी चिकनी है, और ये बैक्टीरिया कुछ विशिष्ट प्रकार के होते हैं और यही जब किसी मनुष्य के फेफड़ों में यानी लंग्स के अंदर पहुंचते हैं तो रोग उत्पन्न करते हैं। दूसरा बैक्टीरिया उन्होंने देखा कि जिनकी सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति खुरदरी होती है, ये बैक्टीरिया जब लंग्स में पहुंचते हैं तो रोग उत्पन्न नहीं करते हैं। यानी डिप्लोकोकस निमोनी बैक्टीरिया का दो प्रकार देखा। एक देखा जिसकी कोशिका भित्ति चिकनी थी, ये बैक्टीरिया किसी भी मनुष्य में रोग उत्पन्न करते थे यानी डिजीज काज करते थे, और जिनमें उन्होंने ये देखा कि किसी भी प्रकार से उनकी सेल वॉल
खुरदरी थी, ये बैक्टीरिया मनुष्य के शरीर में उत्पन्न होते थे यानी पहुंचते थे, तो ये डिजीज काज नहीं करते थे। यानी एक डिजीज काज करता था और एक डिजीज नहीं काज करता था, रोग उत्पन्न नहीं करता था। गिरफिथ ने इन बैक्टीरिया का नाम रखा इन बैक्टीरिया का नाम रखा एस फॉर स्मूथ सेल वॉल, इन्हें कहा यस स्टेन, और यस स्टेन का आगे नाम रखा जिनको वायलेट स्टेन कहा गया। देन दूसरे का नाम रखा जो स्मूथ सेल वॉल वाले नहीं थे, रफ सेल वॉल वाले थे, उनका नाम रखा यस स्टेन। मैं इस बात को रिपीट करता हूं, गिरफिथ ने डिप्लोकोकस निमोनी बैक्टीरिया का नेचुरल 2 स्ट्रेन प्राप्त किया, प्राकृतिक का विभेद प्राप्त किया। इसमें उन्होंने देखा कि एक की सेल वॉल कोशिका भित्ति खुरदरी होती है और यही मनुष्य में रोग उत्पन्न करता है, जिसको इन्होंने यस स्ट्रेन यानी स्मूथ सेल वॉल्स वाला बैक्टीरिया बताया और जिसे उग्र विभेद वायलेंट स्ट्रेन आगे जाकर नाम दिया। और दूसरा देखा जिसकी सेल वॉल खुरदरी नहीं होती है, उन्हें रफ स्ट्रेन कहा, और ये मनुष्य के शरीर में लंग्स में डिजीज भी काज नहीं करते क्योंकि लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करते हैं। अब गिरफिथ ने किया क्या, इन्हीं स्ट्रेनों को लेकर अपना एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। एक एक पॉइंट्स को ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले गिरफिथ ने किया क्या, मैंने जो बताया कि 2 स्ट्रेन्स लिए, फर्स्ट स्मूथ लिया और सेकंड रफ लिया। एक स्ट्रेन जिसको उन्होंने उग्र विभेद कहा, वायलेंट स्ट्रेन, ये वही स्ट्रेन है जिसमें सेल वॉल स्मूथ होती थी यानी जिनकी कोशिका भित्ति चिकनी होती थी। इन्होंने किया क्या, एक परख नली लिया लैब में, उन स्ट्रेन्स को परख नली के अंदर ट्रांसफर किया, परख नली के अंदर इंजेक्शन में भरा और उस बैक्टीरिया कल्चर को माइस के अंदर इंजेक्ट कराया। देखा क्या कि जैसे ही चूहे के अंदर इंजेक्ट कराया, वायलेंट स्ट्रेन रिकवर्ड हुआ और चूहा मर गया। कंसंट्रेट रहने पहले स्टेज में यह दिखा कि जो चिकनी कोशिका भित्ति वाले जीवाणु थे, जब उनको बैक्टीरियल कल्चर से इंजेक्शन की थ्रू चूहे में इंजेक्ट कराया गया तो चूहा मर गया और वायलेंट स्ट्रेन रिकवर हुआ। इसका कारण क्या था, देखो जो बैक्टीरिया मनुष्य के फेफड़ों को प्रभावित कर रहा है, वह बैक्टीरिया चूहों में जाकर उसके फेफड़े को संक्रमित करेगा। अब चूहे का फेफड़ा इतना बड़ा नहीं है कि वह सांस यानी ऑक्सीजन को कंप्लीट डिजॉल्व कर पाए, इसलिए ऑक्सीजन ना जा पाने के कारण चूहा मर जाता है। ये इन्होंने फर्स्ट देखा। सेकंड उन्होंने क्या देखा कि सेकंड जो खुरदरी सेल वाले बैक्टीरिया थे, जिनको ठीक है हम रफ स्मूथ के बाद हम रफ सेल वॉल वाले बैक्टीरिया कहते हैं, उनका नाम उन्होंने बताया नॉन वायलेंट स्ट्रेन, जिसको हिंदी में हम अनुग्र विभेद कहते हैं। क्या गया, उस अनुग्र विभेद को ठीक है, जैसे ही गिरफिथ ने अनुग्र विभेद वाले उस कल्चर माध्यम को, बैक्टीरियल कल्चर को इंजेक्ट इन माइस, चूहे में इंजेक्ट कराया, माइस सर्वाइव किया। यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हुआ है, देखें जैसे इन्होंने स्मूथ बैक्टीरिया को इंजेक्ट कराया, चूहा मर गया, वैसे ही नॉन वायलेंट को सर्वाइव यानी चूहे में इंजेक्ट कराया तो चूहा जिंदा रहा। ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि मैंने बता दिया है कि जो रफ सेल वॉल वाले बैक्टीरिया होते हैं वो किसी प्रकार से लंग्स को इन्फेक्टेड नहीं करते, और जब चूहे का लंग्स इन्फेक्टेड नहीं हुआ तो बैक्टीरिया आसानी से जिंदा रहे। इतनी बात को मैं दोहराता हूं सिंपली, बैक्टीरिया के कल्चर में यानी बैक्टीरिया को परख नली के अंदर पहले स्मूथ सेल वॉल वाले को चूहे में इंजेक्ट कराया, चूहे मर जाते हैं और वायलेंट स्ट्रेन रिकवर्ड हो जाता है। दूसरा, चिकनी के बाद खुरदरी सेल वॉल वाले बैक्टीरिया को चूहे में इंजेक्ट कराए तो चूहे नहीं मरते हैं, क्योंकि वो चूहे के अंदर किसी प्रकार से लंग्स को इन्फेक्टेड नहीं करते हैं। इसके बाद ये 2 तो नेचुरल स्ट्रेन थे, प्राकृतिक थे, जो जीवाणु को देखकर गिरफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था। फिर उन्होंने किया क्या, जो वायलेंट स्ट्रेन था यानी स्मूथ स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया, इसको उन्होंने हीट किल्ड किया, यानी इस स्ट्रेन को परख नली में डाला और लगभग 45 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया। हुआ क्या, जब उसे 45 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया गया तो फिर बैक्टीरिया ठीक है उस पूरे परख नली के अंदर डेड स्टेज में चले गए, और जब चूहे में इंजेक्ट कराया गया तो माइस सर्वाइव यानी चूहा जिंदा रहा। रिपीट करता हूं, जब स्मूथ को इंजेक्ट कराया चूहा मर गया, जब रफ को इंजेक्ट कराया चूहा जिंदा रहा।
जब स्मूथ को हीट किल्ड किया और फिर इंजेक्ट कराया तो चूहा जिंदा रहा, जिससे चूहा मरता था, लेकिन गर्म करने के बाद इंजेक्ट कराने पर चूहा जिंदा रहा। इसके बाद में इन्होंने नॉन वायलेंट लिया, जो पहले चूहे को नहीं मारता था, फर्स्ट। सेकेंड उन्होंने क्या लिया, वायलेंट स्ट्रेन लिया, बट वो हीट किल्ड था, यानी जिसको पहले हीट के द्वारा मार दिया गया था। दोनों को मिश्रित करा के चूहे में इंजेक्ट कराया तो चूहा मर जाता है। अब यहाँ पर आपको एक बात समझनी है, जब नॉन वायलेंट स्टेज, नॉन वायलेंट मतलब जब किसी भी प्रकार से अनुग्र विभेद लिया गया और अनुग्र विभेद को हीट किल्ड किया गया, यानी अनुग्र विभेद को सिंपली मान लेते हैं, चूहे में इंजेक्ट कराया गया तो माइस सर्वाइव किया, यानी चूहा जिंदा रहता था, कंसंट्रेटर है ना। जब अनुग्र विभेद को लिया जाता था तो माइस सर्वाइव करता था, जब उग्र विभेद को लिया जाता था तो चूहा मर जाता था, कंसंट्रेटर है। अनुग्र विभेद पर चूहा जिंदा रहता था, अनुग्र विभेद पर माइस डाइड, चूहा मर जाता था। फिर हुआ क्या, जब हमने इसी को हीट किल्ड कर दिया, यानी हमने इसको गर्म कर दिया और हीट किल्ड करने के बाद चूहे में इंजेक्ट कराया तो फिर चूहा सरवाइव कर गया, यानी चूहा मरा नहीं। अब अगर हम इसी को क्या करें, यानी हम मान लेते हैं जो उग्र विभेद है इसे हटा दें और हम करें क्या, जो हमारे पास अनुग्र विभेद हो यानी आर स्टेन हो, और हम दूसरा मान लें जो हमारे पास सेकंड स्टेन हो, जिसको हम हीट किल्ड स्टेन आर सेकंड स्टेन कहें। इन दोनों को मिलाकर हम एक यस थर्ड तैयार करें, कंसंट्रेटर है ना। इससे भी चूहा नहीं मरता है और इससे भी चूहा नहीं मरता है, दोनों के मिलाकर हम यस थर्ड स्टेन तैयार करें और जब चूहे में इंजेक्ट करा दे तो हो क्या, चूहा मर जाए। तो हमें ये बताना पड़ेगा कि कुछ ऐसी मटेरियल्स, ऐसी चीजें बैक्टीरिया के हीट किल्ड करने के बाद अनुग्र विभेद को मिलाने के दौरान पाई गई, जो चूहे के अंदर लंग्स को इन्फेक्टेड करती हैं, एंड दिस मटेरियल इज नोन एज द जेनेटिक मटेरियल। वही एक आनुवंशिक पदार्थ है जिसको हम डीएनए कहते हैं, जो अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। पूरी बात को मैं रिपीट करना चाहूंगा, कंसंट्रेट होकर सुनेंगे। गिरफिथ ने पहले स्मूथ सेल वॉल वाला बैक्टीरिया चूहे में इंजेक्ट कराया, चूहा मर गया। रफ सेल वॉल वाला बैक्टीरिया चूहे में इंजेक्ट कराया, चूहा नहीं मरा। एक को यानी उन्होंने उग्र विभेद कहा यानी वायलेंट स्टेन, दूसरे वाले को, रफ वाले को अनुग्र विभेद कहा यानी नॉन वायलेंट स्टेन कहा। अब नॉन वायलेंट को छोड़कर उग्र विभेद को हीट किल्ड किया और चूहे में इंजेक्ट कराया तो चूहा जिंदा रहा। फिर किया क्या, अनुग्र विभेद को और हीट किल्ड स्टेन को मिलाकर एक यस थर्ड स्टेन बनाया और इसको चूहे में इंजेक्ट कराया तो चूहा मर गया। अब गिरफिथ ये कहते हैं कि जब हमने चूहे के अंदर एक नॉन वायलेंट और एक हीट किल्ड स्टेन डाला तो चूहे को जिंदा रहना चाहिए, क्योंकि दोनों कंडीशन में अलग अलग यूज करने पर चूहा जिंदा रहता था। यानी चूहा इसलिए मरा क्योंकि हमारे बैक्टीरिया के हीट किल्ड करने के बाद नॉन वायलेंट स्टेन के मिलने पर कुछ ऐसा मटेरियल है जो चूहे के अंदर जाकर चूहे के लंग्स को इन्फेक्टेड करता है, यानी सरवाइव कराता है, और वह एक आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। इस प्रकार सिद्ध किया कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल होता है। इस पूरे एक्सपेरिमेंट को गिरफिथ का प्रयोग या रूपांतरण प्रयोग कहते हैं, जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछी जा चुकी है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि गिरफिथ ने अपने प्रयोग में कैसे सिद्ध किया कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है। कुछ बातें और जान लेते हैं। गिरफिथ के प्रयोग के बाद वैज्ञानिकों के मस्तिष्क में विचार चलता रहा कि 100% तो नहीं प्रूव हो पा रहा है कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। इसके बाद एवरी मैकार्टी ने और फाइनली हर्शे व चेज ने रूपांतरण प्रयोग किया, जो हर्शे और चेज ने बैक्टीरियोफेज वायरस और ई कोलाई बैक्टीरिया पर एक्सपेरिमेंट किया और 100% सिद्ध किया कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है, जिस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। आपको गिरफिथ का प्रयोग समझ में आ गया होगा। आप इसे नोट्स, शॉर्ट नोट में जरूर लिखेंगे और अच्छे से तैयार करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। वीडियो पसंद आने पर कृपया शेयर करें, लाइक व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।